गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास का आपने रिवाइज कर लिया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो, कोई लेक्चर में, पिछले लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो अब मुझे चैट पे मैसेज कर दें बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा। लास्ट क्लास में हमने रे ऑप्टिक स्टार्ट किया था और उसमें कुछ बेसिक रिफ्रैक्शन के फंडेज देखे थे और एक छोटा सा हमने डेरिवेशन किया था ग्लास स्लैब वाला, पैरेलल स्लैब वाला। नो साउंड, क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? रेयर एंड डेंसर मीडियम बता देता हूं बेटा, अभी रिवर्सिबिलिटी वाला एक्सप्लेन कर दो प्लीज, अभी कर देते हैं बेटा। देखो, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग देखूं तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी स्पीड कम हो जाएगी। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी स्पीड कम हो जाएगी। हाँ बेटा, यही चीज बता रहा हूं, समझ लो। मैं कुछ पेज इंसर्ट कर देता हूं जिससे आपको पुराने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा सकूं। देखो भाई, अगर मैं रेयर और डेंसर मीडियम की बात करूं तो डेंसर मीडियम में आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैं इसी की बात करता हूं, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, लेस, और रेयर मीडियम में मोर। अगर स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करना है तो आप इस तरह चेक कर सकते हो कि अगर जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती जा रही है मींस वो डेंसर है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, कंपेरेबल भाई, मैक्सिमम तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही हो सकती है, लेकिन अगर दो मीडियम को कंपेयर करें, एक में ज्यादा है एक में कम है, तो जिसमें ज्यादा है वो डेंसर और जिसमें कम है वो रेयर। लेकिन एब्सोल्यूट डेंसर या एब्सोल्यूट रेयर हम ऐसा कुछ नहीं कहते, हम कंपैरिजन करते हैं। मान लो कि मैं ऐसा लेता हूं, उसको मैं एक और कंपैरिजन करता हूं स्पीड ऑफ लाइट से ही। मान लो ये दो मीडियम है, ए मीडियम और बी मीडियम। ए मीडियम में सपोज लाइट की स्पीड 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है सपोज। बी मीडियम में 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक मीडियम और ले लिया, सी मीडियम, उसमें कह दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने 3 एग्जांपल ले लिए 3 मीडियम के। अब मैं क्या कहूं भी, कौन सा रेयर कौन सा डेंसर? अब ध्यान से समझो इस चीज को। अगर मैं इन दो मीडियम की बात करता हूं, ए और बी, इसमें लाइट की स्पीड बी में ज्यादा है, ए में कम है, तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो मैं कहूंगा कि ए डेंसर है और बी रेयर है। यानी कि मैंने इसको कहा डेंसर मीडियम, इसको कहा रेयर मीडियम। लेकिन अगर मैं बी और सी को कंपेयर करूं, इन दोनों में इंटरफ्रेंस कह रहा हूं, रिफ्रैक्शन करने की कोशिश करूं, तो अब इनको कंपेयर करूं तो ये कम है और ये ज्यादा है, यानी कि इन दोनों के लिए ये मीडियम अब डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया। मींस यही बी मीडियम जिसे पहले मैं रेयर मीडियम कह रहा था, अब इस कॉम्बिनेशन के लिए मैं डेंसर कह रहा हूं। तो एब्सोल्यूट डेंसर ऐसा कुछ नहीं, एब्सोल्यूट टर्म यूज नहीं करनी, ये सब रिलेटिव है। क्या ये बात क्लियर हुई? मास लिंक डेंसिटी ऑप्टिक, हाँ बेटा, ये डेंसिटी आप ये वो, हाँ, मास वाली डेंसिटी से कंपेयर मत करो इसे। वो जो डेंसिटी पड़ी थी वो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो डिफरेंट है।
यहां पे डेंसर का मतलब है ऑप्टिकल स्पीड कैसी है, ऑप्टिकल डेंसर है वो, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, यानी कि एक ही मीडियम एक कॉम्बिनेशन के लिए रेयरर का काम कर रहा है और दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए डेंसर का काम कर रहा है। तो ये सब रिलेटिव है। क्या ये बात क्लियर? ठीक। इसको अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में सोचूं, भाई स्पीड ऑफ लाइट से तो समझ में आ गया, उल्टा करना है। जिसमें लाइट की स्पीड कम उसे तो कह देंगे हम डेंसर, और जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा उसे कह देंगे रेयरर। लेकिन अगर म्यू की टर्म्स में कहूं, जिसका म्यू ज्यादा, म्यू कह सकते हैं डेंसर मीडियम का, इस तरह लिख देते हैं इसको हम सिंबल के साथ, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेयरर मीडियम। यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसको डेंसर कहेंगे और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको रेयरर कहेंगे। ठीक। राजनंदिनी बेटा थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि कल मैंने कुछ बेसिक बताए थे, अगर वो नहीं आते तो आज थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्नेल्स लॉ ना पता हो तो आगे के पोर्शन में दिक्कत आएगी। तो आप ये कर सकते हो कि आज सुन लो जितना समझ में आ रहा है, पिछली क्लास देखने के बाद आज की क्लास रिपीट कर लेना। क्लियर? ठीक है। वैक्यूम भी एब्सोल्यूट नहीं होता। वैक्यूम तो आप कह सकते हो, वैक्यूम या एयर, ये एब्सोल्यूट रेयरर मीडियम है। ये हमेशा दूसरे के कंपैरिजन में रेयर ही होंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा स्पीड तो किसी भी मीडियम में नहीं होती। लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड जो है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो वैक्यूम में होती है, और अप्रोक्सीमेटली हम एयर में भी वही लेते हैं। ठीक है। तो एयर या वैक्यूम को तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रेयरर मीडियम है, क्योंकि इससे रेयरर और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड किसी और मीडियम में हो ही नहीं सकती। तो ये डेंसर या रेयरर। और पहली बात, अभी किसी बच्चे ने कहा भी था कि मास से लिंक मत करना, इसको मास से लिंक मत करना, ये ऑप्टिकली डेंसिटी की बात कर रही है। एक मीडियम डेंसर है मींस ऑप्टिकली डेंसर है, रेयरर है मींस ऑप्टिकली रेयरर है। ऑप्टिकली मतलब लाइट की टर्म्स में, डेंसर मतलब जिसमें लाइट की स्पीड कम, रेयरर मतलब जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा। उम्मीद है ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। एक बच्चा पूछा था वो स्लैब वाला केस, वो तो सिंपल था बेटा, मैंने यहां पे किया भी हुआ, देखो लास्ट वही किया हुआ है। इसमें कहां दिक्कत, पहले यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसे चली गई। आई माना, आर माना, बाकी सब कुछ मैथ्स है, फिजिक्स तो लगी ही नहीं। उसके बाद फिजिक्स का तो खास यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ स्नेल्स लॉ लगा दो जगह पे, और बाकी सिर्फ मैथ्स है कि मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस पता है, पहले इसकी हेल्प से ये निकाल लिया, फिर इसकी हेल्प से ये निकाल लिया। ठीक है। म्यू की टर्म में उल्टा क्यों होता है? देख बेटा, म्यू डिफाइंड ही ऐसे किया गया है। किसी मीडियम का म्यू मैंने लास्ट टाइम आपको डिफाइन करके बताया भी था, वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी कम होती जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बढ़ता जाएगा। रिवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो इसको। ठीक है। विल वी गेट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेटरल डिस्प्लेसमेंट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स आने के चांस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे एपरेंट शिफ्ट वाले या एपरेंट डेप्थ वाले, वो कॉन्सेप्ट आने के चांसेस हैं, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं। चलो, रिवर्सिबिलिटी लॉ भी किसने पूछा था, बस समझ लो क्या चीज है ये प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी या रिवर्सिबिलिटी लॉ, कि कोई भी रे कहीं से भी जा रही है, रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, मैंने कहीं पे उसे किसी प्लेन मिरर पर नॉर्मली स्ट्राइक करवा दिया जिससे वो वापस जाए। अगर उसको मैंने 180 डिग्री बेंड कर दिया है तो जिस पाथ से वो आई थी एग्जैक्टली उसी पाथ से वापस चली जाती है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और इसी का यूज करके मैंने बताया भी था एक एग्जांपल कि मिरर के केस में या लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट ए पर है और इमेज बी पे बन रही है, तो मान लो मैं बी पे ऑब्जेक्ट रख दूं तो ए पे इमेज बन जाएगी।
इसी लॉ से आराम से समझ सकते हो इस चीज को। रिकॉर्डिंग इन पीडीएफ हो लास्ट क्लास मैं चेक कराता हूं बेटा, होनी चाहिए बिल्कुल। मुझे तो ये क्लियर है बेटा, जिस पाथ से भी रे गई थी अगर मैंने उसे 180 डिग्री बेंड कर दिया तो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से एग्जैक्टली वापस चली जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट से रे इमेज तक पहुंची है तो अगर इमेज पे ऑब्जेक्ट होता वहां से निकलती तो वापस इमेज पे पहुंचती। यानी कि सेम वही प्रोसेस कि ए पे ऑब्जेक्ट है और बी पे इमेज बन रही है, तो मैं अगर बी पे ऑब्जेक्ट रख दूं तो ए पे इमेज बन जाएगी। ठीक, चलो आगे स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, और वो है एपरेंट डेप्थ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आने लायक है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। अंशुल बेटा अभी कंफर्म नहीं है मुझे भी। चलो देखें बेटा एपरेंट डेप्थ के बारे में। एपरेंट डेप्थ, देखो जी, ये आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि भाई एक बाल्टी पड़ी है घर में, बाल्टी में पानी, नहाने समय पानी रखा हुआ है उसमें बाल्टी के अंदर, और अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। जनरली हम कॉइन का एग्जांपल लेते हैं कि अंदर कॉइन डाल दिया, तो आप देखोगे कि जितनी बाल्टी की डेप्थ है उतनी डेप्थ पे कॉइन नजर नहीं आता, कॉइन थोड़ी सी हाइट पे नजर आता है। मींस बाल्टी की डेप्थ भी थोड़ी सी कम नजर आती है। जितनी नजर आ रही है दैट इज एपरेंट डेप्थ, जितनी नजर आ रही है दैट इज एपरेंट डेप्थ। सर विल दिस चैप्टर टेक 15 days टू कंप्लीट? बेटा रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा लंबा है, लेकिन 15 days तो ज्यादा कह रहे हो, उससे कम में हो जाएगा। हाँ सुन लो बेटे, एपरेंट डेप्थ क्या है कि आपने एक डेंसर मीडियम में, जैसे वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऊपर से देखते हो तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है। मींस ग्राउंड के, अगर जमीन पे देख रहे हो तो जितनी डेप्थ जमीन की नजर आ रही है उतनी उसकी नजर नहीं आ रही, तो जो नजर आ रही है दैट इज एपरेंट डेप्थ। अब हमें एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में रिलेशन निकालनी है। ऐसा कभी ना कभी तो किया होगा आपने, ठीक है? देखें जरा इसको, पहला डेरिवेशन ही स्टार्ट किया है बेटा, कुछ मिस नहीं हुआ अभी। होमवर्क, चलो देखें बेटा जरा इसको। मान लेते हैं यहां पर एक सरफेस है और नीचे एक डेंसर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम वो वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, या कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हो सकता है। मैं एक जनरल केस लेके चल रहा हूं, जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे कोई दिक्कत ना आए। हमने मान लिया नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ऊपर मान लिया हमने एयर है, या और जनरलाइज कर दें, पहले ऐसा करते हैं, वही करते हैं जो एनसीईआरटी लेवल पे है, फिर उसे और जनरलाइज कर देंगे। नीचे म्यू है, ऊपर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, और मैंने इस म्यू वाले मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर ओ। कितने डेप्थ पर भाई वो भी मान लेते हैं, हम ले लेते हैं ये इस सरफेस से सपोज डी डेप्थ पर है, सरफेस से डी नीचे है, और हम इसे एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से, मींस यहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी सी आई मैंने दिखा दी आपको, यहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये केस जो एपरेंट डेप्थ का है, ये हमारे लिए, हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ वो केस है जब हम इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से देखते हैं, साइड वे से नहीं। भी ऑब्जेक्ट वहां पड़ा, वो मैं ऐसे टेढ़ा देख रहा हूं, नहीं, वो वाला केस हमें नहीं कर रहा। थ्योरेटिकल थोड़ा सा बता दूंगा, इसका 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरेटिकल, लेकिन हमारे जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो सिर्फ एक ही केस में करना है कि ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड से देख रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं, तो वो कहां नजर आएगा। तो उसके लिए हम बनाते हैं इसमें रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन का काम एज इट इज वैसा ही है जैसे आपने 10th में किया था कि भाई ऑब्जेक्ट से रेज भेजो, और इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे आसान होता है कि 2 रेज भेजो और 2 रिफ्रैक्टेड रेज जहां पे एक्चुअल में मीट कर जाएं वहां तो रियल इमेज बनती है, और जहां से वो
डाइवर्ज होती है, अपीयर होती हैं, वहां पे वर्चुअल इमेज बन जाती है। मींस पुराना केस याद है, लेंस में किए थे आपने वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के केस। युवराज बेटा अभी एपरेंट डेप्थ मैंने स्टार्ट ही किया है, कुछ ज्यादा नहीं बताया। ये बताया कि अगर मान लो यहां पे पानी होता और आप ऊपर से देख रहे होते, तो ये जो डी डेप्थ पे नजर आ रहा है, इसकी बजाय ये ऊपर नजर आता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आता है। जैसे बाल्टी में पानी भर के अंदर कॉइन डाल दें, तो अगर बाल्टी खाली है तो कॉइन की डेप्थ देख लो भाई कितनी आ रही है। पानी से भर दिया, अब देखा तो कम नजर आ रही है, जबकि कॉइन तो वहीं पड़ा हुआ है। तो जो नजर आ रही है दैट इज एपरेंट डेप्थ, और जो एक्चुअल में थी बिना पानी के नजर आ रही थी, देख रहे थे हम, दैट इज रियल डेप्थ। 10th का कुछ भी याद नहीं है। चलो जी, अभी फिर पहले बताना पड़ेगा कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज कैसे बनती है, पहले तो उसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। देख लो भाई, पहले तो मैं वही समझा देता हूं आपको। आपने कुछ ऐसे केसेस किए थे कि भाई एक लेंस लिया ये, और यहां पे उसका फोकस, यहां इधर का फोकस, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, सीधी कर लें जरा इसको। यहां पर एक फोकस इतने डिस्टेंस पे, यहां फोकस, यहां दिखाते थे हम 2f, यहां दिखाते थे 2f। आपने किया था भाई यहां पर अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं f और 2f के बीच में, तो रे ऐसे जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करेगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करती है वो सीधी निकल जाती है। ये दोनों जहां मीट करती हैं वहां पे बन जाती है इमेज। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये मान लिया ए डैश बी डैश, इमेज बन गई। पहला फंडा तो ये ध्यान रखोगे हमेशा कि जब भी ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है तो वो हमेशा इंसिडेंट रेज की हेल्प से डिफाइन किया जाता है। ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट रेज की हेल्प से डिफाइन किया जाता है, और इमेज जो डिफाइन की जाती है वो हमेशा रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज से डिफाइन की जाती है। डिपेंड करता है प्रोसेस क्या है। अभी तो हमने लेंस लिया, लेंस का केस है तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर मैं मिरर लेता तो रिफ्लेक्शन होता। तो रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज ये डिफाइन करती हैं इमेज को, और जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो डिफाइन करती हैं ऑब्जेक्ट को। अगर ऑब्जेक्ट रियल है जैसे इस केस में है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो हमेशा इमेजेस ऐसे रेज ऐसे निकलेंगी। अच्छा, ये भी थोड़ा सा आइडिया चाहिए, रिफ्लेक्शन का आइडिया। मैं थोड़ा और बेसिक पे चला जाऊं। आपको अगर 10th का याद नहीं है तो मुझे पहले 10th का रिवाइज कराना पड़ेगा, वरना ये समझना मुश्किल हो जाएगा चीजें। चलो जी, पहले तो हम 10th का ही देख लेते हैं। कुछ ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं करनी, टाइम हमारे पास है, हम अच्छी तरह समझ के ही आगे बढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले तो आपको आइडिया यह होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए कि हम पहले ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। पहले तो यह पता हो, फिर मैं इमेज फॉर्मेशन पे आऊंगा। हम ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं, ये देखें बेटा। मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरी आई या किसी पर्सन की आई यहां पर इस तरह से ये आई। होता क्या है कि ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं, ऐसे रेज आ रही हैं और आईज में एंटर करती हैं। आईज के अंदर का एक फिनोमिना, वो भी 10th में पढ़ा था, उतना तो याद होगा कि आईज की रेटिना पे इमेज बनती है। आई में एक लेंस होता है, वो लेंस इन रेज को कन्वर्ज करके पीछे रेटिना पे इमेज बना देता है। ये तो याद होगा, ये तो सबने पढ़ा होगा, बायो में भी देखा होगा इसके बारे में कुछ ना कुछ।
तो ये जो इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली, ये आईज में एंटर करके रेटिना पे इमेज बनाती हैं, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हम बहुत डीप में समझें तो एक्चुअल में तो हम ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं रहे। एक्चुअल में देखें तो हम ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं रहे। वो प्रोसेस क्या हो रहा है, देखो सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसे रेज आई, मेरी आईज में एंटर की, रेटिना पे इमेज बनाई। रेटिना के पीछे सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर्स सिग्नल भेजते हैं ब्रेन पर, और ब्रेन उस इमेज को विजुलाइज करता है। उस इमेज को विजुलाइज करके वो ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करता है। ऑब्जेक्ट को तो हम देखते ही नहीं है। ये चीज आप बहुत जल्दी समझ सकते हो कि अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें, मान लो मैं कहूं कि आपके आसपास कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, ऐसी सिचुएशन बनी होंगी कि आपके घर में या आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा, मान लो 2-3 महीने का बच्चा है, उस बच्चे के सामने आप एक पेन या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लेके जाओ तो वो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि भाई अभी तो टाइम नहीं हुआ उसकी लाइफ स्टार्ट हुए 2 महीने 3 महीने, तो उसकी आईज में जो रेज एंटर कर रही हैं और रेटिना पे इमेज बना रही हैं। और मजेदार बात ये कि वो इमेज भी उल्टी बनती है। मींस अगर पेन ये सीधा ऐसे पड़ा हुआ है तो रेटिना पे इमेज इसकी उल्टी बन रही है, लेकिन फिर भी हमें सीधा नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये है प्रैक्टिस। ये कैसे होता है कि जब उस बच्चे को लेके गए तो उसकी इमेज, उसके रेटिना पे जो इमेज बन रही है उल्टी, तो ब्रेन पढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा, वो कोशिश कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कितने डिस्टेंस पे, कैसे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, टिप ऊपर या नीचे, कुछ आइडिया नहीं, कोशिश कर रहा है पकड़ने की। लेकिन बाय एक्सपीरियंस उस इमेज को स्टडी करना ब्रेन स्टार्ट कर देता है, और जब वो बार बार टच करके देखता है कि हाँ ऑब्जेक्ट कैसे हैं, तो उस से लिंक करके ब्रेन में एक ऑटो प्रोग्रामिंग चल रही होती है। मतलब आपको पता नहीं चलता, ये हो जाता है, और बच्चा बाय एक्सपीरियंस ये सीख जाता है कि हाँ अगर इमेज ऐसी है मींस वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, कितने साइज का है, ये आइडिया लगाना शुरू कर देता है। ये कई चीजें अनकॉन्शियस माइंड में चल रही होती हैं। जैसे सांस लेना होता है आपको, क्या सांस लेने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि मैं अब सांस लूं, अरे 15 मिनट हो गए सांस नहीं लिया, भूल गया? ऐसा तो नहीं होता, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है अपने आप। तो कुछ काम ब्रेन कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। तो ऐसे ही उस बच्चे ने एक्सपीरियंस से, उसके ब्रेन ने प्रोग्रामिंग की और उसे समझ में आ गया कि हाँ ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, तो रेज आ रही हैं, आईज में एंटर कर रही हैं, इमेज बना रही हैं। उस इमेज को स्टडी करते हुए ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करनी उसको आ गई बाय एक्सपीरियंस। और उसने एक और असम्पशन ले ली कि अगर इमेज ऐसे बन रही है तो उसने, ब्रेन ने एक चीज और विजुलाइज कर ली कि रेज जो है वो सीधी ही चलती हैं, घूमती नहीं है, कि इमेज यहां से बन रही है, इसका तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां से आ रही है मींस ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो सीधी आती है। और इसी चीज की वजह से हमें कुछ इल्यूजन्स भी होने लग गए बाद में। ये हम सीखेंगे, मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में, इल्यूजन्स के बारे में। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट को तो हम देख रहे हैं, तो हमें इमेज कैसे नजर आ जाती है भाई? हमें इमेज कैसे नजर आती है? एक प्लेन मिरर का एग्जांपल लें। मान लो यहां पर एक प्लेन मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ रेज इससे भेजते हैं, एक रे यहां गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, सीधी गई, टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई। एक रे और गई भाई ऐसे, और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहां पे किसी की आई में एंटर कर रही है वो, ये 2 रेज, तो ये उसके रेटिना पे इमेज बनाएंगी। अब ब्रेन को क्या पता भाई रेज कैसे घूम फिर के आई हैं, उसके लिए तो रेज ऐसे एंटर कर रही हैं, तो उसे क्या लगेगा, रेज कहां से आ रही हैं? उसे लगेगा कि रेज तो इस पॉइंट से आ रही हैं। भाई इस सिचुएशन को इससे कंपेयर करो, जब ऐसे रेज गई, रेज थोड़ा नजर आ रही थी उसको तो रेटिना पे इमेज, ब्रेन तो इमेज को स्टडी कर रहा था। तो यहां जब उसकी आईज में, किसी पर्सन की आई में ये रेज एंटर की और रेटिना पे इमेज बनाई, जिसको ब्रेन स्टडी करेगा वो क्या कहेगा कि रेज कहां से आ रही हैं? अरे रेज तो इस पॉइंट से आ रही हैं। लेकिन यहां तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, ये तो मिरर के पीछे है।
लेकिन उसको तो लगेगा भी रेज सीधी ऐसे आ रही है, कहां से आ रही है, अरे यहां से आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट को कहां विजुलाइज करेगा, यहां पर। लेकिन एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो यहां पे जो नजर आ रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, इमेज। क्या ये बात समझ में आई कि हम इमेज को कैसे देख लेते हैं? क्या ये क्लियर? अब इमेज फॉर्मेशन कैसे की, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, थोड़ा सा और इसको देखेंगे कि इमेज कैसे बनाते हैं हम। मिराज, बिल्कुल सौरभ ठीक कह रहे हो बेटा। क्या यह फंडा सबको समझ में आ रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को या उसकी इमेज को कैसे देख पाते हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज कर दें, चैट पे मैसेज कर सकते हो बेटा। क्लियर है तो भी बता देना। अब ये वर्चुअल इमेज क्या और रियल इमेज क्या, इसके बारे में बात करेंगे। यहां पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया, और ये शायद एनसीईआरटी में लेवल पे है भी। देखो जरा, आपने कभी ये तो पढ़ा होगा कि हम वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते। हम वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को नहीं ला सकते। लेकिन अल्टीमेटली देखें हम, ये भी तो वर्चुअल इमेज है, इसको भी तो हम देख पा रहे हैं। देख कैसे पा रहे हैं कि रेटिना पे इमेज बन रही है, वो कैसे हो रहा है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ दे रखा है तो ये समझें कि ये वर्चुअल इमेज है, लेकिन जिस इमेज को हमारा ब्रेन स्टडी कर रहा है वो तो रेटिना पे बन रही है। अरे वो तो रियल है, क्योंकि वो जो रेज ऐसे जा रही हैं इनकी वजह से उसने रेटिना पे इमेज बनाई। हमारा ब्रेन तो उस रियल इमेज को ही देख पा रहा है, समझ पा रहा है जो रेटिना पे बन रही है, लेकिन वो किसकी वजह से बन रही है, जो रेज ये आ रही हैं, और ये आने की वजह से वो क्या विजुलाइज कर रहा है कि यहां पर ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इमेज कह दिया है। ठीक है, अब रियल और वर्चुअल के बारे में बात करें तो पहले मैं ऑब्जेक्ट को, इमेज को ही ले लेता हूं, क्योंकि इमेज समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि वो आपने पढ़ भी रखा है। कि जैसे मैं प्लेन मिरर की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट से रेज गई ऐसे और ऐसे भेजी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर जाएंगी। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, इमेज कौन डिफाइन करेगा? इमेज इज डिफाइंड बाय आइदर reflected rays और refracted rays। इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज की हेल्प से ही डिफाइंड होती है। तो यहां पर अगर देखिए भाई, ये ऑब्जेक्ट था, रेज भेजी हमने, तो यहां से रिफ्लेक्टेड रेज तो ये दो आ रही हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रेज इस तरह से हैं जो डाइवर्ज कर रही हैं, जो कहीं नहीं मीट करेंगी, तो ये जिस पॉइंट से भी डाइवर्ज होती अपीयर हो रही हैं, वहां कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। लेकिन अगर मैं केस लूं लेंस का, तो लेंस में क्या होता है कि एक केस ले लें कि यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस ए पॉइंट की इमेज बनानी है, तो मैंने यहां से रेज भेजी इस तरह से, तो वो इधर गई। एक रे भेजी इधर, तो वो ऐसे जा रही है। इस केस में ये जो ऊपर वाली पार्ट है, मैं इनका कलर चेंज कर देता हूं, जो ये येलो वाली है, ये तो है इस लेंस के लिए इंसिडेंट रेज, और अगर मैं रेड कलर से बात करूं तो ये है रिफ्रैक्टेड रेज। ये रेड वाली है रिफ्रैक्टेड। ठीक, हमें बताया कि इमेज जो डिफाइंड होगी या तो रिफ्लेक्टेड रे से या रिफ्लेक्टेड। यहां तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, कलर चेंज कर दूं भाई, नजर नहीं आ रहा बच्चों को, ये व्हाइट कलर से दिखा दी मैंने, ये है रिफ्रैक्टेड रेज। तो इमेज तो डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टेड। इस केस में
ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस कन्वर्ज कर रही हैं और कन्वर्ज करके एक्चुअल में यहां मीट कर रही हैं। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में कहीं मीट कर जाएं तो वहां जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रियल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रियल या वर्चुअल इमेज का। क्या ये बात क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर समझ लें। वर्चुअल इमेज वहां बनती है जहां पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज जहां से डाइवर्ज होती अपीयर होती हैं। मींस एक्चुअल में वो मीट नहीं कर पा रही, कभी भी नहीं मीट करेंगी। तो जहां से वो डाइवर्ज होती है, अपीयर हो रही है, वहां बनती है वर्चुअल इमेज। और जहां पे एक्चुअल में मीट कर जाएं वहां बनती है रियल इमेज। जैसे ये रियल और वर्चुअल इमेज होती है वैसे ही रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है। मस्त मजेदार बात है बेटा ये। जैसे ये रियल और वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट भी किसी प्रोसेस के लिए हम रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं उसको भी समझें, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सौरभ बेटा कुछ बेसिक पुराने क्लियर कर रहा था जिससे आपको आगे समझना आसान हो। यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर यह चीजें समझ में आ गई तो आगे चीजों को विजुलाइज करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूं बेटा। ठीक सौरभ, सिर्फ एनसीईआरटी रट लेने से मार्क्स नहीं आते भाई। रट लोगे, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, अटक जाओगे फिर। तो अगर बेसिक समझ में आ गए तो ये सब चीजें कर पाओगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। लेंस वाले केस में भी वर्चुअल हो सकती हैं बेटा, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे। आपने पढ़ा होगा ये, अगर मैं इसको फोकस और पोल के बीच में रख दूं तो इमेज वर्चुअल बन जाती है। तो रिफ्रैक्टेड रेज कभी मीट नहीं करती, तो वो डाइवर्ज होती हैं, तो उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके वर्चुअल इमेज बनाते थे। ऐसा केस भी किया था। सर कैन एयर और गैसेज मेक शेडो? ऐश्वर्या बेटा, एयर या गैसेज में की वजह से नहीं बनती शेडो, लेकिन उस पर शेडो नजर आ सकती है। ये अलग कॉन्सेप्ट चीज है बेटा, ये अब डिस्कस करेंगे बाद में। अब एक बेसिक चीज देखो कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें मल्टी रिफ्लेक्शन और मल्टी रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, मींस रे आई, पहले रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है और मुझे इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करना है। तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हर स्टेप में जो भी इमेज बनेगी वो अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, जरा इसको ध्यान से समझना। पहले मैं लेके चलूं कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है जी, और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और रेज ऐसे जा रही हैं, इसे स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं और इसके पीछे एक इमेज बना देती हैं। और आपने पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर के केस में जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनती है। ये सब तो आपने पढ़ रखा है। सर आप टॉपिक मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सर बेटा कौन सा टॉपिक मिक्स किया? अभी तो मैं रे ऑप्टिक्स ही पढ़ा रहा हूं, उसी का बेसिक बता रहा हूं क्या है। रे ऑप्टिक्स का बेसिक ही बता रहा हूं। अगर वो क्लियर हो जाएंगी चीजें तो बहुत आसान हो जाएगा रे ऑप्टिक्स। वैसे तो एनसीईआरटी लेवल पे मुश्किल नहीं है, लेकिन वो रटने वाला काम हो जाएगा फिर कि ऐसा हो रहा है, याद कर लो भाई। क्यों कर लें याद, समझना जरूरी है। ठीक, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड में डिफरेंट क्या है? अरे एक रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आती हैं उनको रिफ्लेक्टेड कहते हैं, और रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज मिलती हैं उनको रिफ्रैक्टेड कहते हैं। प्रोसेस क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो रिफ्लेक्टेड है या रिफ्रैक्टेड है। चलो जी देखो, नोट्स अपने खुद बनाया करो।
किसी के पे ऊपर डिपेंड नहीं रहना नोट्स के लिए। कितनी मर्जी बुक्स हो, कितने मर्जी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूं, कोई फायदा नहीं। आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स ही आपके काम आएंगे बेटा। हाँ जी, ये केस तो समझ में आ गया कि इस ऑब्जेक्ट से रेज गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, इमेज यहां बना दी। लेकिन मैं प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करूं। मान लो एक लेंस यहां पर है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज गई ऐसे, और फिर ये यहां पे कन्वर्ज हो रही हैं इस तरह से। तो इस लेंस के लिए ये ओ ऑब्जेक्ट यहां से रेज गई और फिर ये मीट कर रही हैं यहां पर, तो मैंने कहा जी यहां तो बन गई इमेज। इस तो मैंने कह दिया इमेज, इसको नाम दे दिया मैंने I1 अलग से। मैंने क्या किया कि भाई रेज आ रही थी, ऐसे जा रही थी, इसके आगे एक मिरर और रख दिया। इस लेंस के कुछ दूर के बाद एक मिरर रख दिया, यहां इमेज बन रही थी। जब ये रेज आएंगी ये यहीं पे खत्म थोड़ा हो जाएंगी, रेज तो चली जा रही है। जब ये रेज ऐसे जाते जाते मिरर पे स्ट्राइक करेंगी तो मिरर के लिए ये इंसिडेंट रेज हो गई। तो मिरर के लिए ये रेज कहां से आ रही हैं? अरे I1 से आ रही हैं। तो ये जो I1 है, ये पहला स्टेप जो हुआ था रिफ्रैक्शन का, लेंस ने लाइट को रिफ्रैक्ट कर दिया था और यहां इमेज बनाई थी। यानी कि ये I1 जो है इस लेंस के लिए जो इमेज थी, ध्यान से देखो तो ये I1 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रही है। ये सिचुएशन तो बिल्कुल यही बन गई, बस O की जगह पे I1 लिख दिया मैंने। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तारा दत्ता बेटा बताया तो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, अगर ये ही नहीं पता तो गड़बड़ है बेटा। डिफरेंस नहीं पता, एक रे आती है टकरा के वापस चली जाती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। एक रे आती है मीडियम चेंज करती है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। क्लियर तारा दत्ता? यहां पे हमें क्या समझ में आया? अब यहां से आएंगी तो ये रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होंगी तो फिर से एक इमेज बनाएंगी यहां पे I2। तो यहां क्या समझ में आया? यहां दो प्रोसेस हुए, दो स्टेप्स हुए। पहला लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन और मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन, लेकिन ऑब्जेक्ट तो मुझे एक ही दे रखा था। तो ध्यान रखेंगे पहले स्टेप में जो इमेज बनी वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले स्टेप में जो इमेज बनी वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। क्या ये बात क्लियर सबको? ये फंडा ध्यान रखना है कि पहले स्टेप में जो इमेज बनती है वो दूसरे स्टेप के लिए, दूसरा स्टेप क्या है? रिफ्लेक्शन का हो रहा है यहां तो दूसरे स्टेप के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इसकी इमेज यहां बन गई। दोनों को लिंक कर पा रहे हो? कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, भाई क्यों बता रहे हो, हमें समझा क्यों रहे हो? फिर बता दो, हम रट लेंगे, पास हो जाएंगे बस। ऐसा नहीं, चीजों को समझ के करोगे तो बहुत जल्दी होगा। सर I2 विल बी वर्चुअल। हाँ बेटा, ये वर्चुअल इमेज बन रही है, बिल्कुल वर्चुअल इमेज बन रही है। ये रियल ऑब्जेक्ट था, इसकी एक इमेज बनी रियल, लेकिन ये इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रही है। इसको ऑब्जेक्ट मान के फिर से इमेज बनाई तो इस मिरर में जो इमेज बनी वो वर्चुअल इमेज बन गई। ठीक, अब एक बहुत अच्छी चीज समझो बेटा। जब मैं बताने जा रहा था मैंने ये उसे समझाने के लिए पहले ये समझाया है कि हर स्टेप में जो इमेज बनती है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो भी रियल या वर्चुअल हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, तो ध्यान रखना है इसका कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम कैसे लेंगे। सर विल I2 बी वर्चुअल? बिल्कुल बेटा, I2 वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो, रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज जो डिफाइन करती हैं दैट इज इमेज, इंसिडेंट रेज जो डिफाइन करती हैं दैट इज ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी बताया था कि इमेज इज डिफाइंड बाय आइदर रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, ऐसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो,
रिफ्रैक्शन हो, कोई भी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट को हमेशा इंसिडेंट रेज डिफाइन करती हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा इंसिडेंट रेज डिफाइन करती हैं। नहीं बेटा, अभी मैं बता रहा हूं, समझ लो क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस केस में देखूं इंसिडेंट रेज को मैं ऐसा करता हूं, येलो से दिखाता हूं। पहले केस में यहां पे येलो, ये और ये वाली, भाई ये दो रेज जो हैं इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेज हैं। इस केस में ये दो रेज जो हैं ये इस लेंस के लिए इंसिडेंट रेज हैं। अगर इंसिडेंट रेज की अगर मैं बात करूं, वो किसी पॉइंट से अगर एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही हैं, अगर एक्चुअल में इंसिडेंट रेज किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, तो वो ऑब्जेक्ट होता है रियल ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो रेज तो उससे निकलनी चाहिए, तो अगर एक्चुअल में निकल रही हैं तो वो है रियल ऑब्जेक्ट। तो अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां से आ गया भाई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे देखें, जरा इसको समझो। जैसे अभी मैंने ये केस लिया था, इसी टाइप का कुछ देखते हैं। इसमें और चीज देख लो। मिरर के लिए इंसिडेंट रेज ये वाली हैं। मिरर के लिए तो इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही हैं, तो ये कहां से आ रही हैं? इस I1 से। तो इस मिरर के लिए ये I1 रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि I1 को आप दो नाम दे सकते हो। I1 इज रियल इमेज फॉर लेंस एंड रियल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। इस मिरर के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस लेंस के लिए यही रियल इमेज है। क्या ये बात क्लियर? सर इस एक क्वेश्चन है, अगर आगे के मिरर या लेंस रख दें तो I2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। नहीं बेटा, अभी मैं समझता हूं, समझाता हूं बेटा। देख, मैं इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या किया, वही लेंस लिया, वही ऑब्जेक्ट लिया, रियल ऑब्जेक्ट, और इससे मैंने यहां से रेज इंसिडेंट की और ये आगे जाके ऐसे मिलती। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहां साफ नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ी छोटी सी डॉटेड लाइन बनाता हूं पहले मैं, फिर उसको कंप्लीट करूंगा। ये ऐसे जाती और यहां मीट कर जाती। मतलब अगर मैं ये लेंस लेके चल रहा हूं और ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज गई, सपोज ये ऐसे करके मीट करती, यहां इमेज बनती। लेकिन मैंने क्या किया, इनके मिलने से पहले ही यहां पर एक प्लेन मिरर रख दिया। इस जहां इमेज बनती है उससे पहले ही प्लेन मिरर रख दिया। अब होगा क्या, ये रेज जो जा रही हैं, इसकी रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अब ये जा रही थी, इन्हें यहां मिलना था, इन्हें यहां मिलना था, अरे बीच में ही मिरर आ गया। अब ये रेज क्या मिरर को क्रॉस कर सकती हैं? मिरर को तो क्रॉस नहीं कर सकती, मिरर तो रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को वापस। यानी कि ये रेज आएंगी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और फाइनली इमेज बनाएंगी यहां पर। तो अब इस मिरर के लिए देखो, मिरर के लिए रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रेज कौन सी हैं? मिरर पे कौन सी रेज इंसिडेंट हो रही हैं? ये वाली और ये वाली। क्या ये किसी पॉइंट से डाइवर्ज करके आ रही हैं? अरे नहीं, ये तो कन्वर्ज कर रही हैं। ये कहां कन्वर्ज करती? ये यहां कन्वर्ज करती। तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को A कहता हूं तो ये A पॉइंट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर।
ये है मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन यही ए पॉइंट को मैं कह सकता हूं रियल इमेज फॉर लेंस। लेंस के लिए ये रियल इमेज है, क्योंकि लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज ये हैं, ये एक्चुअल में यहां मीट करती है, भाई कन्वर्जिंग है तो यहां मीट करती, मींस ये लेंस यहां पे इमेज बना देता, लेकिन मिरर बीच में आ गया, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो जो फर्स्ट स्टेप की इमेज है वो सेकंड स्टेप के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट कैसा, अब ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल। क्या ये क्लियर है सबको कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सिंपली है, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं और मुझे पता है ऑब्जेक्ट तो इंसिडेंट रेज ही डिफाइंड करती हैं, तो अगर वो डाइवर्ज हो रही हैं जिस पॉइंट से, वहां बनेगा रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती, अपीयर हो रही हैं, वहां बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये बेसिक है रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको। हाउ रियल, देखो बेटा, अगर ये मिरर नहीं होता, इसी की इमेज बनानी है, तो इसकी इमेज में देखें तो रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं वो तो एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो यहां पे बनेगी रियल इमेज। लेकिन ये रिफ्रैक्टेड रेज इसके लिए इंसिडेंट रेज हैं, और वो इंसिडेंट रेज कन्वर्ज हो रही हैं। अगर कन्वर्ज हो रही हैं, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती, अपीयर हो रही हैं, उसे हम कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या क्लियर? तो रियल और वर्चुअल का जो बेसिक फंडा है वो समझ में आ रहा होगा। इमेज किसने डिफाइन करनी है? या तो रिफ्रैक्टेड रेज ने या रिफ्लेक्टेड रेज ने। ऑब्जेक्ट कौन डिफाइन करेगा? इंसिडेंट रेज। अब ऑब्जेक्ट के लिए अगर इंसिडेंट रेज किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इंसिडेंट रेज, जैसे इस केस में मिरर के लिए जो इंसिडेंट रेज हैं वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती, अपीयर हो रही हैं, तो वहां बनता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक। और इमेज की बात करें, इमेज हमने कहा था, डिफाइन की थी, कहां लिखा था भाई? ये लिखा। इमेज या तो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज डिफाइन करती हैं। अगर ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड एक्चुअल में कहीं पे मीट करती हैं तो वहां बनती है रियल इमेज। और जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होती, अपीयर होती हैं, वहां बनती है वर्चुअल इमेज। बस ध्यान रखना, जब भी इमेज कहो तो इन रेज की बात करो, और जब भी ऑब्जेक्ट कहो तो इंसिडेंट रेज की बात करो। क्लियर? एक बच्चा पूछ रहा है कि भाई यहां तो एक्चुअल में मीट करी ही नहीं, बीच में मिरर आ गया, तो फिर वो रियल क्यों? लेकिन मैं इमेज किसकी बना रहा हूं? लेंस की। जब मैं लेंस की बना रहा हूं तो बाकी सब कुछ भूल जाऊंगा, आसपास कुछ है। जब मैं लेंस की इमेज बना रहा हूं तो ये मिरर भी नहीं है, तो ये रेज आई और ये एक्चुअल में कहीं पे मीट कर रही हैं। या इस तरह से ध्यान रखो, कंफ्यूजन ही ना हो, क्योंकि ये एक नई थ्योरी समझ में लगानी पड़ेगी। अगर रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज हो रही हैं तो रियल इमेज बनाएंगी, डाइवर्ज हो रही हैं तो वर्चुअल इमेज बनाएंगी। कन्वर्ज रियल इमेज, डाइवर्ज वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट में उल्टा होता है। ऑब्जेक्ट के लिए हम इंसिडेंट रे की बात करते हैं, तो इंसिडेंट रेज अगर डाइवर्जिंग होती हैं तो रियल ऑब्जेक्ट होता है, और कन्वर्जिंग होती हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है।
ठीक, उम्मीद है ये बेसिक क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, आ जाए भाई एपरेंट डेप्थ पे वापस। कुछ कुछ बेसिक समझा दिया है जिसकी हेल्प मिलेगी, समझना आसान हो जाएगा चीजों को। अब देखें बेटा, हमने मान लिया ये एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। नीचे मीडियम डेंसर ले लिया जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, और ऊपर वाला मीडियम मैंने एयर ले लिया। और एयर में खड़े होके हम डेंसर मीडियम के अंदर, जैसे पानी के अंदर स्विमिंग पूल में देखो तो आपको डेप्थ कम नजर आती है, तो हमें वो निकालनी है एपरेंट डेप्थ क्या है, जो नजर आ रही है दैट इज इमेज। तो वो हमें इमेज देखनी बंद कर रही है। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जो है इस ओ पॉइंट पे रख दिया। अब यहां से कुछ रेज भेजते हैं और देखते हैं इमेज कहां बनेगी। तो मैंने क्या किया भाई, एक रे तो भेजी बिल्कुल सीधी सीधी भेजी, ऐसे स्ट्राइक की। जब ये रे ऐसे जाके स्ट्राइक करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हो जाएगा 0, नॉर्मल भी इसी के अलोंग है और रे भी इसके अलोंग, तो एंगल आई तो हो गया 0। तो स्नेल्स लॉ की हेल्प से अगर मैं आर निकालूंगा, अरे वो भी 0 आएगा। ठीक है, कन्वर्ज देन वर्चुअल एंड डाइवर्ज देन रियल। ये केस है बेटा कन्वर्ज ऑब्जेक्ट के लिए। दिव्यश्री बेटा जो आप लिख रहे हो ये है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए कि अगर कन्वर्ज कर रही हैं तो वहां बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सी रेज, इंसिडेंट रेज। और डाइवर्ज होती हैं किसी पॉइंट से इंसिडेंट रेज, तो वहां होता है रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन इमेज के लिए उल्टा होता है, इमेज के लिए उल्टा। मैंने जो लिखा है उसका ध्यान रखना बेटा। एक रे मैंने नॉर्मल भेजी तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगी सीधी सीधी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई 0 तो आर भी 0। एक थोड़ी सी टेढ़ी भेज देते हैं। दूसरी रे मैंने भेज दी इधर कहीं, अरे ऐसे भेज दी, तो ये यहां पे देखें भाई नॉर्मल तो ऐसे आएगा। नॉर्मल को मैं किसी और कलर से बना देता हूं, ये बना दिया मैंने नॉर्मल। अब यहां पे क्या हुआ, ये जो एंगल है ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इंसिडेंट रे आके ऐसे स्ट्राइक की। अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, यानी कि ये इधर जाने की बजाय थोड़ा इधर चली जाएगी। कलर चेंज हो गया भाई, ये रे इधर कहीं चली जाएगी, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब मैंने दो रेज भेजी ऑब्जेक्ट से, ध्यान से समझना बेटा। ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसे रियल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे इंसिडेंट रेज जो हैं, इस सरफेस के लिए जो इंसिडेंट रेज हैं वो एक्चुअल में डाइवर्ज कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, मींस ये रियल ऑब्जेक्ट है। और यहां पे रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, और ये दो रेज ये भी डाइवर्ज कर रही हैं। और अगर रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्ज करती हैं तो इमेज कैसी होती है, रियल या वर्चुअल? इमेज कैसी होती है, रियल या वर्चुअल? अगर रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्ज करें तो बिल्कुल वर्चुअल, तो यहां बनेगी वर्चुअल। तो लेकिन वर्चुअल इमेज कैसे बनाए भाई, तो ये किस पॉइंट से डाइवर्ज करती लग आ रही हैं, ये इस पॉइंट से डाइवर्ज होती आ रही हैं, मींस यहां बनेगी इमेज। यानी कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहा हूं तो नजर मुझे यहां पर आएगा, जहां नजर आ रहा है वहां तक की जो डेप्थ है, यानी कि ये वाली डेप्थ जिसे मैं कह रहा हूं डी डैश, दिस डी डैश इज एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मैंने यहां लिखी है डी डैश, और जो रियल डेप्थ लिखी है वो लिखी है डी। ये डी है रियल डेप्थ और ये डी डैश है एपरेंट डेप्थ जो मुझे नजर आ रही है। क्या ये बात क्लियर? अब मुझे इस रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन निकालनी है। फिजिक्स तो खत्म हो गई, सिंपल मैथ्स, और वो भी 9-10th का सिंपल सा मैथ्स यूज होगा। देखिए भाई, ये एंगल आई, इस ब्लू लाइन को देखो और इस ग्रीन लाइन को, दोनों ही पैरेलल होंगी
क्योंकि दोनों ही इस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, नॉर्मल्स हैं, और ये लाइन एक ट्रांसवर्स कट कर रही है, ये एंगल आई, तो ये वाला एंगल भी आई होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तनिष्क बेटा क्या रिपीट करने के लिए कह रहे थे? क्योंकि मैंने सिर्फ दो रेज दिखाई हैं, एक नॉर्मल स्ट्राइक की तो सीधी चली गई, एक इधर गई, वो डेंसर से रेयर में जा रही हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई, और आई एंगल और आर एंगल डिफाइंड कर दिए। ठीक तनिष्क बेटा? और फिर मैंने कहा ये आई तो ये भी आई, कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन ध्यान से एक चीज और देखो, वही दो लाइंस पैरेलल हैं, और अगर मैं इस लाइन को ट्रांसवर्स मान लूं, ये आर, तो ये वाला एंगल भी आर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, हम अच्छा एपरेंट डेप्थ पूछ रहे हो, तनिष्क बेटा सुन ले, ऊपर से देख रहे हैं, एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, यानी कि इस सरफेस से एक्चुअल डेप्थ तो है डी की, लेकिन नजर मुझे यहां आ रही है, मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे यहां नजर आ रही है इमेज, तो ये जो डेप्थ है इसे मैंने कहा एपरेंट डेप्थ, इसको नाम दे दिया डी डैश, डी डैश को कह दिया एपरेंट डेप्थ। तनिष्क क्लियर? अब देखो, हमने जब ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको कहा था कि हम इसमें सिर्फ क्या केस लेके चल रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से देख रहे हैं, साइड वे से नहीं देख रहे, सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं। अगर ऊपर से देख रहे हैं तो मैं यहां कुछ पॉइंट डिफाइन करूं, इसे कह दूं ए पॉइंट, ये कह दूं बी पॉइंट। अगर ये बी पॉइंट इससे दूर हुआ तो रेस तो ऐसे जाएंगी, अरे ये रे मेरी आंख में कैसे घुसेगी, मैं देख कैसे पाऊंगा इसकी हेल्प से? तो एक्चुअल में ये बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज है, दो रेज बहुत पास पास जा रही हैं, रिफ्रैक्ट होके मेरी आईज में एंटर कर रही हैं, लेकिन इतनी पास अगर मैं डायग्राम में बना देता तो हम ये सब ट्रायंगल व्रैंगल शो ही नहीं कर पाते। तो डायग्राम तो ऐसे बनाया, लेकिन बेसिक असम्पशन क्या है? दैट ए एंड बी आर वेरी वेरी क्लोज पॉइंट्स। ए और बी एक्स में बहुत ही क्लोज हैं, तभी मुझे ऊपर से नजर आएंगी ये चीजें। सर डायग्राम थोड़ा बनाया कि ये कंफ्यूजन होता है, थोड़ा बनाया कीजिए। अरे बड़ा तो है, इससे बड़ा क्या बनाऊं डायग्राम? पहले ही बहुत बड़ा दिखा रखा है, मैंने बी को इतनी दूर दिखा दिया, एक्चुअल में तो बी ए के बहुत नजदीक है। अब इतना नजदीक बनाता तो ट्रायंगल ही नजर नहीं आते, यहां ट्रायंगल नजर तो आ रहे हैं। ये एक्चुअल में ए बी पॉइंट बहुत क्लोज हैं। ठीक, अब थोड़ा सा लेके चले हम, मैं इस ये जो बी पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, या स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बी पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस मीडियम आई इज इक्वल टू दूसरा मीडियम एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन इसके अंदर बन रहा है आर, यानी कि साइन आई और साइन आर में ये रिलेशन मिल गई हमें, ऐसी एक रिलेशन मुझे मिल रही है। इस रिलेशन को ध्यान से देखना बेटा, हम इसी में साइन आई और साइन आर की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन किस तरह से देखो जरा, मैं अलग से निकालता हूं, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग स्नेल्स लॉ, हमें यह मिल गया। ठीक, अब देखें, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं मैं एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं साइन आई निकालूं तो साइन आई की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन OB। ठीक है, और इन ट्राइंगल AIB
इसमें देखें तो मैं कह सकता हूं साइन आर की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन आई बी, ये मिल रहा है। ये डाटा मैं यहां पुट कर दूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो म्यू टाइम्स साइन आई मींस ए बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू साइन आर ए बी अपॉन आई बी। तो ए बी तो कट जाएगा, ए बी कैंसिल हो गया, तो ये मुझे मिल गया म्यू इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन आई बी, ओ बी अपॉन आई बी। लेकिन मेरे पास अजम्पशन क्या है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट तो बहुत क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। अगर ए और बी बहुत क्लोज हैं तो इसको मैं पास लेके आऊं तो आई बी और आई ए नियरली सेम होंगे, ऐसे ही ओ बी और ओ ए नियरली सेम ही हो जाएंगे। अगर बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज है तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन आई ए, बी की जगह पे ए पॉइंट यूज कर लिया क्योंकि बहुत ही क्लोज है। ठीक, क्या ये क्लियर? मुझे बेटा समझने पे जोर दो। आज से पहले तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चॉक से ही पढ़ते थे, अब तो फिर भी कलर यूज हो रहे हैं। बिल्कुल बेटा, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए आ सकता है और इसके जो रिजल्ट निकलेगा उससे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये एपरेंट डेप्थ का। तो ये मिल गया। अच्छा, ओ ए को देखो क्या है, ओ ए तो है रियल डेप्थ डी, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू ओ ए का मतलब है डी, और आई ए तो है डी डैश, डी डैश। तो ये रिलेशन मुझे मिल गई। ये रिलेशन क्या कह रही है भाई? डी मतलब रियल डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ जो नजर आ रही है इज इक्वल्स टू म्यू। इस तरह से अगर सिंबल ध्यान रख सकते हो तो ऐसे याद करना आसान है। म्यू इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी डैश, डी है रियल डेप्थ और डी डैश है एपरेंट डेप्थ। क्या ये क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। म्यू अपॉन म्यू डैश, सॉरी म्यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। डी है रियल डेप्थ और नीचे है एपरेंट डेप्थ, और म्यू क्या है? वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और दूसरा मीडियम जो ऊपर है वो हम लेके चल रहे हैं 1। सर ए बी कर, अच्छा देख बेटा, पहले तो ये मैंने लगाया स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ये इक्वेशन मिल गई। फिर उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फिर हमने निकाला ट्रायंगल ये और ये, इनकी वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट की है। पुट वैल्यूज ऑफ साइन आई एंड साइन आर इन इक्वेशन 1। ये साइन आई और साइन आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो मुझे ये मिल गया। क्या क्लियर? नहीं बेटा, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन तो कंपटीशन लेवल पे आएंगे, बोर्ड लेवल पे तो नॉर्मल इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे बेटा। सो ओ ए ओ बी कैसे हुआ? ऐसे हुआ जब मैंने कहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट बहुत क्लोज हैं। जब ए और बी बहुत क्लोज हैं तो ओ बी की जगह पे ओ ए लिख दूं तो कितना फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, आप इस तरह सोच सकते हो कि भाई यहां पर ओ पॉइंट, यहां पर ए पॉइंट और बी पॉइंट यही है इसके पास, यहां पर है बी पॉइंट और मैंने बी पॉइंट को ऐसे ज्वाइन किया, तो ये ओ बी और ओ ए बराबर नहीं होंगे? कह सकते हैं बराबर, इतना नजदीक है। ठीक है,
मुझे क्लियर है बेटा ये चीज? आलोक बिल्कुल बेटा, ये आ सकता है डेरिवेशन। चलो, ये मेन डेरिवेशन किया हमने। इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं फटाफट। एक छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और हम देखेंगे एपरेंट शिफ्ट के बारे में। एपरेंट शिफ्ट, अभी तो हमने एपरेंट डेप्थ निकाली है। एपरेंट शिफ्ट यानी कि अगर मुझे एपरेंट डेप्थ निकालनी है तो मैं कह सकता हूं रियल डेप्थ अपॉन म्यू। बस इसी फॉर्मूले को तो मैनिपुलेट करना है, डाटा ही तो पुट करना है। ठीक आलोक, बिल्कुल बेटा ये डेरिवेशन आ सकता है। हाउ आई ए इज इक्वल टू आई बी। गौतम फिर वही बात पूछ रहे हो। अरे जैसे ओ बी ओ ए के बराबर हो गया तो आई बी आई ए के बराबर नहीं हो जाएगा अगर ए और बी क्लोज हैं तो। अगर ए और बी क्लोज हैं तो आई बी को भी तो मैं आई ए के, अरे डायग्राम में दूर दिखाया सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक्चुअल में तो ए और बी पॉइंट बहुत क्लोज हैं, तभी तो मैं ऊपर से देख पाऊंगा उन रेस को, वरना तो साइड में निकल जाएंगी, मेरे पास पहुंचेगी नहीं। क्लियर? डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, आसान है। स्टेप ध्यान रखने भाई, एक स्नेल्स लॉ लगाया है और साइन आई साइन आर की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, बस, और तो कुछ किया ही नहीं। चलो जी, एक क्वेश्चन देख लो भाई, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन। इस डेरिवेशन को ढंग से करके आना। इस डेरिवेशन को आज तो हमने कुछ बेसिक में टाइम निकाल दिया है, नेक्स्ट क्लास में कोई बेसिक नहीं क्योंकि काफी कुछ करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 12th के और डेरिवेशंस देखेंगे, इसमें क्या क्या आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे बेस, और आगे का पोर्शन देखेंगे। ठीक है बेटा? कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई दिक्कत आई है समझने में तो मुझे बेटा मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आज के, अगर इन डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज को समझने में, तो मैं रिपीट कर देता हूं। क्लियर है? बिल्कुल आदित्य बेटा, दोनों रेज आईज में से पास करेंगी तभी तो मैं उसको देख पाऊंगा। अरे यहां से रेज आई, एक तो ऐसी आ गई, एक इधर चलेगी, तो उस रे का तो मुझे कोई फायदा ही नहीं। दोनों पास पास से आ रही होंगी तो मेरी आईज में एंटर कर जाएंगी, मैं ऑब्जेक्ट को देख लूंगा। तो एक्चुअल में तो ये रे जो है वो इसके बहुत क्लोज आके थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही होगी, तभी मुझे यहां पे इमेज नजर आएगी। लेकिन अगर मैं इतनी नजदीक बनाता तो ये डेरिवेशन समझ नहीं पाते आप। भाई कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हो, नजर ही नहीं आ रहा ट्रायंगल। तो बनाने के लिए हमने बड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन एक्चुअल में मैंने कहा क्या कि ए और बी एक्चुअल में बहुत पास है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट यूनिवर्सल। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट, देखो ऐसा है, मैं कहूं जी मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, आपको जी एडिशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं नहीं करूंगा एडिशन, क्या चलेगा? अरे कुछ चीज तो अंडरस्टूड है, इनको समझने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में आना चाहिए है क्या, तभी तो इन चीजों को समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ चीजें तो हमें आनी चाहिए तभी हम आगे की। अगर वो एक टॉपिक दे रहे हैं, आपको कहा जी इंटीग्रेशन, मैथ्स में इंटीग्रेशन करते होगे, इंटीग्रेशन करना है और ट्रिगो नहीं आती आपको। अरे ट्रिगो में, इंटीग्रेशन में ट्रिगो के एक्सप्रेशन आ गए जिसको इंटीग्रेट करना है, क्या करोगे? सर ट्रिगो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में तो इंटीग्रेशन है, हम तो इंटीग्रेशन करेंगे, ट्रिगो यूज नहीं करेंगे, क्या चलेगा? आपको ध्यान हो, साइन स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो ट्रिगो का फॉर्मूला लगता है। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके तो इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में तो इंटीग्रेशन है, ट्रिगो नहीं है जी, मैं नहीं कर रहा फॉर्मूला, क्या चल जाएगा? नहीं। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझे बिना ये कैसे समझोगे चीजों को? ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसे कंटिन्यू करेंगे फिर आगे का बेटा। लेकिन आज की क्लास रिपीट कर लेना, बहुत बेसिक फंडे दिए हैं, दोबारा जरूर देख लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है? ओके बेटा, गुड नाइट।